Hello students, this is Dr. Amit Juneja and I welcome you all in this channel Amit Juneja Economics. So today we are discussing one of the most important topic of macroeconomics. अब मैंने इसको most important topic of macroeconomics जो है वो क्यों कहा? इसमें ये है इंपॉर्टेंस कि अगर आपको ये वाला चैप्टर जो हम अब इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, अगर आपको ये लेक्चर और ये सारे टॉपिक क्लियर हुए, only then you can understand the next chapter which is national income and related aggregates and the very next lecture national income measurement. क्योंकि देखिए ये जो चैप्टर अब हम करने वाले हैं, this works as a base for the measurement of national income. अब इस चैप्टर के अंदर हम बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स करेंगे जो अगले दो चैप्टर को समझने के अंदर हमारी हेल्प करेंगे. अगर आपको ये वाला चैप्टर क्लियर होगा, only then you can understand national income meaning and various aggregates related to national income, and you can also be able to measure the national income by various methods like इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड और प्रोडक्शन मेथड. ये सारी चीजों का आंसर जो है वो आपको इस लेक्चर के अंदर जो है वो मिलने वाला है. सो बी वेरी अटेंटिव एंड बी वेरी केयरफुल व्हाइल लिसनिंग टू दिस लेक्चर. ओके, सो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है, या जो हमारा आज का जो चैप्टर है उसका नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम and output. So this is the name of our chapter, circular flow of income and output. ठीक है, अब इसके अंदर कई वर्ड्स हैं जिसको हम एक एक करके पकड़ेंगे. जब मैंने पहले दिन अपना लेक्चर स्टार्ट किया था तब मैंने एक बात की थी कि अगर आपने किसी भी टॉपिक को समझना है, हर एक टॉपिक को उसके नाम से क्लियर करते हैं. अगर आपको उसका नाम समझ में आ गया तो वो टॉपिक पूरा का पूरा जो है वो क्लियर हो जाएगा. कैसे क्लियर होगा अभी हम उस चीज को जो है वो देखने वाले हैं. ओके, अब इसमें कौन कौन से वर्ड है देखिए. एक तो है इसमें सर्कुलर, तो सर्कल करते जाइए. पहले तो सर्कुलर को ही सर्कल कर लेते हैं. नंबर 2 फ्लो, नंबर 3 इनकम एंड नंबर 4 आउटपुट. हमारा बेसिक पर्पस जो रहेगा जब हम अपना ये चैप्टर, आई एम नॉट सेइंग अबाउट द लेक्चर, आई एम टॉकिंग अबाउट द चैप्टर, जब हम अपना ये चैप्टर खत्म करें तब हमें सर्कुलर, फ्लो, इनकम और आउटपुट, ये जो चार वर्ड्स हैं इनका मीनिंग 100% क्लियर हो जाना चाहिए. क्योंकि अगर इन चार वर्ड्स के मीनिंग के अंदर कोई डाउट क्रिएट हुआ तो क्या होगा, आपको अगले दो चैप्टर जो हैं वो समझ में नहीं आने वाले. सो बी वेरी केयरफुल. अब क्या है, अगर इसको हम एक बिल्कुल ही लेमन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि क्या होगा, क्योंकि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, ये जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट है इसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं. तो जो भी ये सर्कुलर यानी कि सर्कल रहेगा, ठीक है, किसका, इनकम और आउटपुट का, उसको हम एक इंडिविजुअल पर्सन के लेवल पे स्टडी नहीं करेंगे. ओके, हम जब भी ये सर्कुलर फ्लो स्टडी करेंगे इनकम एंड आउटपुट का, उसको हम स्टडी करेंगे ऑन द लेवल ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल. ओके, तो अब वो क्या कहता है, अब यही याद रखना है कि जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट है उसको हमने एक इकोनॉमी लेवल पे स्टडी करना है, हमने उसको इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी नहीं करना है. बस इतना याद रहेगा, काम बन जाएगा. कैसे स्टार्ट करते हैं. वो कहते क्या होता है कि एक इकोनॉमी के अंदर, यूजिंग द वर्ड इकोनॉमी, वो कहते हैं एक इकोनॉमी के अंदर क्या होता है, जो भी इनकम होती है और जो आउटपुट होती है उसका क्या चलता है, एक ना सर्कल चलता है. मैं अभी ये फ्लो वर्ड जो है वो छोड़ रहा हूं क्योंकि इसमें ना अगर मैंने फ्लो कराना है तो मुझे एक वर्ड और कराना पड़ेगा, स्टॉक. क्योंकि या तो कोई चीज स्टॉक हो सकती है या फ्लो हो सकती है. तो जब हम स्टॉक एंड फ्लो करेंगे, ये फ्लो का मीनिंग हम तब क्लियर करेंगे. प्रेजेंटली वी आर डीलिंग विद थ्री वर्ड्स, इनकम, आउटपुट एंड सर्कल. ओके, सो अगर हम सर्कल बनाएं तो मैं कहता हूं कि दिस इज द सर्कल, और अगर मैं इसको ठीक कर दूं यहां पे जाके, तो आप ये नहीं बता सकते कि ये जो सर्कल है इसका स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है और इसका एंड पॉइंट कौन सा है.
ठीक है, क्योंकि जो सर्कल होता है उसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता, उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। अगर मैं बोलूं कि मेरे हाथ में मैंने एक कड़ा पहना हुआ है, अब ये जो कड़ा है जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, इसका कौन सा स्टार्टिंग पॉइंट और इसका कौन सा एंड पॉइंट मुझे कहीं पे कुछ नजर नहीं आ रहा। ओके, सो मैं कहूंगा कि ये जो मेरे हाथ में कड़ा पहना हुआ है ये क्या है, ये एक सर्कल है, और वही सर्कल मैंने यहां पे बना दिया। अब पहली बात तो वो कहता है कि क्या होगा इकोनॉमी के अंदर जब भी हम इनकम की बात करेंगे और जब भी हम आउटपुट की बात करेंगे, उसका ना एक सर्कल चलेगा। ओके, अब दो वर्ड है, एक कौन सा आया इनकम और एक कौन सा आया आउटपुट। पहली चीज जो हमने इसमें समझनी है वो ये है कि एक इकोनॉमी के अंदर इनकम और आउटपुट हमेशा इक्वल होता है। ठीक है, अभी एक वर्ड और ऐड करूंगा बाद में जाके, वो भी इक्वल होता है। वो एक वर्ड और कौन सा है वो थोड़ी देर के बाद डिस्कस करेंगे। प्रेजेंटली आप यही समझिए कि इनकम और आउटपुट हमेशा इक्वल होता है। कैसे, अब सोचो आपने आउटपुट करनी है, आउटपुट का मतलब होता है प्रोडक्शन। आपने प्रोडक्शन करनी है, प्रोडक्शन करने के लिए आपको चाहिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि बिना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते। अगर प्रोडक्शन करेंगे तो ही उसी को तो आउटपुट बोलते हैं। अब आपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगाए तो हम 4 टाइप ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। एक हो गया हमारे पास लेबर, एक हो गया कैपिटल, एक हो गया लैंड और एक हो गया एंटरप्रेन्योर। ओके, अब आपने प्रोडक्शन की, लेट इट बी कि आपने प्रोडक्शन करी 100 रुपीज की, 100 रुपीज की प्रोडक्शन हो गई। अब उस 100 रुपीज की प्रोडक्शन करने में 1 2 3 4 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। ठीक है, अब ये जो 1 2 और 3 है, इनको काम पे किसने लगाया, एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर एक ऐसा पर्सन होता है जो क्या करता है, बाकी सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को काम पे लगाता है, उनसे प्रोडक्शन करवाता है, उनसे प्रोडक्शन करवा के मार्केट में सेल करता है। क्यों, फॉर द सिंगल मोटिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, अब ये बंदा जो है उसने क्या किया, उसने लेबर को लेके आया, कैपिटल को लेके आया, लैंड को लेके आया, इन सब से काम कराया। अब 1 2 और 3 इन तीनों का जो रिवॉर्ड होगा, रिवॉर्ड मींस कि जो लेबर का रिवॉर्ड है वो है वेजेस, जो कैपिटल का रिवॉर्ड है वो है इंटरेस्ट, और जो लैंड का रिवॉर्ड है वो है रेंट। ठीक है, ये ऑलरेडी फिक्स होता है। एक प्रोड्यूसर ने लेबरर को कहा कि आइए मेरे यहां पे काम कीजिए, तो उसने काम किया। लेबरर ने पहले बता देना है कि मैं आपसे 300 रुपीज पर डे लूंगा, रिवॉर्ड ऑलरेडी फिक्स्ड। जिससे उसने कैपिटल ली, उसने कहा जितने भी आप पैसे लेंगे 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट लूंगा, रिवॉर्ड ऑलरेडी फिक्स। जिससे उसने लैंड ली, वो कहता है पर हेक्टेयर 10,000 रुपीज लूंगा, रिवॉर्ड फिक्स। अब इसने क्या किया, इन तीनों को ऑलरेडी फिक्स्ड रिवॉर्ड्स के ऊपर काम पे रखा। काम पे रखने के बदले में प्रोडक्शन कराई। अब प्रोडक्शन होगी कि नहीं होगी, कम होगी ज्यादा होगी, मार्केट में जाएगी कि नहीं जाएगी, बिकेगी कि नहीं बिकेगी। अब 1 2 और 3 इन तीनों का कोई रिस्क नहीं है। क्यों, इसने काम किया, इसने अपने वेजेस ले जाने हैं, इसने पैसे दिए, इसने इंटरेस्ट ले जाना है, इसने लैंड दी, इसने रेंट ले जाना है, इसने अपना काम किया और पैसे ले गए। अब बाद में जाके वो बिकेगा कि नहीं बिकेगा, इनकम होगी कि नहीं होगी, प्रॉफिट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, वो सारा रिस्क किसका है, वो इस एंटरप्रेन्योर का है। तो ये एंटरप्रेन्योर जो है वो रिस्क क्यों उठाता है, ओनली टू अर्न द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। यानी जो इसके प्रॉफिट हैं वो एक्सपेक्टेड होंगे, पर इनका जो 3 का कंट्रीब्यूशन है वो फिक्स्ड होगा, ऑलरेडी मेंशन होगा, पता होगा कि इनको कितना मिलने वाला है। ओके, अब टोटल प्रोडक्शन हुई 100 रुपीज की, यानी 100 रुपीज आ गए एंटरप्रेन्योर के हाथ में। अब एंटरप्रेन्योर ने क्या करना है, अब 100 रुपीज की प्रोडक्शन में वो कहता है कि वेजेस तो मैंने देने हैं 30 रुपीज, जो इंटरेस्ट है उसको मैंने देने हैं 20 रुपीज, जो रेंट है उसको मैंने देने हैं 30,
तो 30, 20, 30, 80 दे दिए, वो कहता लो जी फायदा हो गया, 20 रुपए बच गए, तो 20 क्या हो जाएगा, इसका प्रॉफिट हो जाएगा। अब सोचो कि आपके यहां पे प्रोडक्शन या आउटपुट कितनी हुई थी, 100 रुपीज की हो गई। अब जितनी आउटपुट होगी क्या होगा, उतनी ही इनकम इसके हाथ में आ जाएगी, एंटरप्रेन्योर के हाथ में। वो क्या करेगा, उसको इन सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में डिवाइड करेगा। 30 इसको दे दिए, 20 इसको दे दिए, 30 इसको दे दिए, 20 इसको दे दिए, डिवीजन हो गई। अब सोचो कि लेबरर को एज अ वेजेस 30 रुपीज मिले, तो ये क्या हो गई, लेबरर की इनकम। कैपिटल वाले को 20 रुपीज एज एन इंटरेस्ट मिले, तो ये क्या हो गई, इसकी इनकम। लैंड वाले को 30 रुपीज एज एन रेंट मिले, तो ये क्या हो गई, इसकी इनकम। बाकी जो बचा वो 20 रुपीज जो है वो एंटरप्रेन्योर को एज अ प्रॉफिट मिले, तो ये क्या हो गई, इसकी इनकम। मतलब क्या होगा, जितनी भी आउटपुट होगी उतनी ही इनकम जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने कंट्रीब्यूट किया होगा इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, उन सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर डिवाइड कर दी जाएगी। मतलब इनकम और आउटपुट हमेशा इक्वल होंगे। अब सोचो, अगर आउटपुट 100 की बजाय 200 की हुई होती, इसका मतलब अब प्रोडक्शन ज्यादा की, इसका मतलब ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए ज्यादा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगाए होते, तो उसका मतलब ये होता कि अगर आपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पहले से ज्यादा लगाए हैं तो वो उनको आपने पहले से ज्यादा पेमेंट भी करनी है, तो इसके वेजेस बढ़ जाते, इसका इंटरेस्ट बढ़ जाता, इसके रेंट बढ़ जाते, इसका प्रॉफिट बढ़ जाता। क्योंकि जितनी प्रोडक्शन होगी मार्केट में आप उसको सेल करोगे, आपको इनकम होगी, आप उस इनकम को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में जो जो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया होगा उसके अकॉर्डिंगली डिवाइड कर दोगे, तो क्या होगा, इकोनॉमी के अंदर हमेशा आउटपुट और इनकम क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अभी मैंने कहा था एक वर्ड और ऐड करूंगा, पर अभी थोड़ी देर के बाद ऐड करेंगे। तो अगर मैं बोलूं कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, मैं सिर्फ इतना ही बोल दूं, ठीक है, या बोलूं सर्कुलर फ्लो ऑफ आउटपुट, मैं बीच में से इनकम निकाल दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनकम और आउटपुट आर सिनोनिम्स। ठीक है, एक और वर्ड भी है जो सिनोनिम है, वो थोड़ी देर के बाद, मैंने उसको सस्पेंस में रखा हुआ है, थोड़ी देर बाद उसको रिवील करेंगे। सो अब कहता है कि इकोनॉमी के अंदर ना क्या होता है कि इनकम का और आउटपुट का, यहां पे अगर मैं इसको आउटपुट ले लूं तो क्या चलता है, इनका ना एक सर्कल चलता है, आउटपुट इनकम, आउटपुट इनकम, आउटपुट इनकम, आउटपुट इनकम, आउटपुट इनकम, ऐसे चलता है। अब अगर एक सर्कल चलता है, इसका मतलब उसका कोई स्टार्टिंग नहीं है, कोई एंड नहीं है। अब क्वेश्चन उठा कि सर्कल चलता किसमें, ओके, यू आर गेटिंग माय पॉइंट। अब सर्कल चल रहा है तो किसमें चल रहा है, यही बात समझते हैं। देखो क्या होता है कि हर एक इकोनॉमी के अंदर ना बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं, ठीक है। अब वो कौन कौन से सेक्टर्स हैं हम थोड़ी देर में बात करेंगे उनकी, ठीक है। तो हर एक इकोनॉमी के अंदर बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं। हम आमतौर पे 4 सेक्टर्स लेके चलते हैं। वो 4 सेक्टर कौन से, अभी हम लिखने वाले हैं बोर्ड पे। ये जो 4 सेक्टर हैं इकोनॉमी के अंदर, ये सारे के सारे सेक्टर्स अपने आप के अंदर इंडिपेंडेंट नहीं होते। आई एम रिपीटिंग माय वर्ड्स। ये जो 4 सेक्टर्स हैं, ठीक है, मैं ऐसे एग्जांपल दे दिया मैंने 4 की, अब मैं थोड़ी देर में उसको 3 भी कर सकता हूं, 5 भी कर सकता हूं। मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं कि इकोनॉमी के अंदर 4 सेक्टर होते हैं, और जब मैं बनाऊंगा तब बात करूंगा कि 4 है कि 5 है कि 6 है कि 3 है कि 2 है, क्या है वो बाद में देखेंगे। मतलब आप फिलहाल ये समझिए कि एक इकोनॉमी के अंदर जितने भी सेक्टर्स हैं, अब जितने भी की डेफिनेशन आप अपने अकॉर्डिंगली बना सकते हैं, जो मर्जी सोच लीजिए, वो जो है सो है, ना आप चेंज कर सकते ना मैं चेंज कर सकता, ठीक है। तो मेन बात ये है कि इकोनॉमी के अंदर जितने भी सेक्टर्स होते हैं, ऑल दोज सेक्टर्स आर नॉट इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर, रादर दे आर डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर। ओके, या मैं ये कह सकता हूं कि ऑल द सेक्टर्स आर इंटरडिपेंडेंट। You are getting my words? All the sectors are interdependent. मतलब क्या है कि जितने भी सेक्टर्स हैं उन सबको एक दूसरे की जरूरत रहती है। सेक्टर 1 को सेक्टर 2, सेक्टर 3, सेक्टर 4 की जरूरत है। यानी अगर सेक्टर 1 है, सेक्टर 1 को सेक्टर 2, सेक्टर 3, सेक्टर 4, सेक्टर 5 या सेक्टर 6, 7 उसकी जरूरत हो सकती है।
जो सेक्टर 2 है उसको सेक्टर 1, सेक्टर 3, सेक्टर 4, सेक्टर 5 की जरूरत है। जो सेक्टर 3 है उसको सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 4, सेक्टर 5 की जरूरत है। जो सेक्टर 4 है उसको सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3, सेक्टर 5 की जरूरत है। जो सेक्टर 5 है उसको सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3, सेक्टर 4 की जरूरत है। यानी सारे के सारे सेक्टर्स जो हैं उनको एक दूसरे की जरूरत है। मतलब ये सारे सेक्टर क्या करते हैं, एक दूसरे को कुछ ना कुछ प्रोवाइड भी करवाते हैं और उनसे कुछ ना कुछ रिसीव भी करते हैं। मतलब कुछ देना भी है, कुछ लेना भी है। तो अगर देना लेना दोनों है तो क्या हो गया, दोनों की आपस के अंदर इंटरडिपेंडेंस हो गई। ओके, तो सारे के सारे फैक्टर जो है वो इंटरडिपेंडेंट है। अब ये जो सेक्टर्स हैं उनकी ये इंटरडिपेंडेंस ही है जिसके करके ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट क्रिएट होता है। ये जो डिफरेंट सेक्टर्स अगर एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट ना होते तो इनके अंदर जो इनकम और आउटपुट चल रही है उसका सर्कल कभी ना बनता। अब ये सर्कल बनता कैसे है, हम ना इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मैं अपनी क्लास में अक्सर ये एग्जांपल दिया करता हूं कि किसी ने मुझसे पूछा कि ये जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट है इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया। मैंने कहा इसका कॉन्सेप्ट जो है ना, जहां तक मेरी नॉलेज काम करती है वो दिया था लॉर्ड शिव, यानी कि भगवान शिव। वो कहते सर भगवान शिव ने कैसे इसका कॉन्सेप्ट दे दिया। मैंने कहा चलो एक कहानी सुनते हैं। अब जो क्लास में मैंने अपनी कहानी सुनाई थी वही कहानी मैं आपको आज सुनाने वाला हूं। क्या हुआ, एक बार भगवान शिव जो है वो माता पार्वती जी को लेके जो है दुनिया की सैर पे निकलते हैं। तो घूमते 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 वो एक जगह पे आके खड़े हो जाते हैं। तो नीचे देखते हैं दुनिया की तरफ भी, दुनिया में क्या चल रहा है। तो वहां पे माता पार्वती जी को एक चीज नजर आती है। उसमें क्या होता है भी, एक बहुत ही गरीब आदमी होता है, एक चाय का ठेला होता है उसके पास। बहुत गर्मी के अंदर सड़क के किनारे धूप के अंदर वो खड़ा होके चाय बना रहा होता है, ठीक है। और उस ठेले के बिल्कुल पीछे एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का शोरूम होता है, जहां पे एक बहुत बड़े मतलब एंटरप्रेन्योर बैठा होता है, बहुत बड़े सेठ जी बैठे होते हैं, ठीक है। अंदर एसी लगे हुए हैं, बिल्कुल आराम से बैठे हो। तो माता पार्वती जी जो है वो भगवान शिव जी को कहते हैं कि भगवान जी आपने ये दुनिया कैसे बनाई भी। एक तरफ तो आपने इतना बड़ा सेठ बना दिया जिसके पास इतनी सारी फैसिलिटीज हैं, वो इतने बड़े शोरूम के अंदर बैठा है, अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान भरा पड़ा है, इतने उसके अंदर कस्टमर्स बैठे हैं, एसी लगे हुए हैं, वो बिल्कुल आराम से बैठा है। और एक तरफ ये बेचारा जो बेचारा धूप के अंदर, गर्मी के अंदर, पसीने के अंदर बेचारा एक ठेले पे खड़ा हुआ है और उसके पास कोई फैसिलिटीज नहीं। तो ये तो गलत बात है, आप क्या करो इस दुनिया को ना ठीक करो थोड़ा सा। तो भगवान शिव जी ने कहा माता पार्वती जी को, भगवान शिव जी कहते कि देखो पार्वती, जैसे दुनिया चल रही है ना वैसे इसको चलने दो। अगर हमने बीच में इसमें थोड़ा इंटरफेयर करने की कोशिश की तो गड़बड़ी होगी, ठीक कुछ नहीं होने वाला। पर माता पार्वती कहते नहीं नहीं आप एक बार करके देखिए। तब भगवान शिव जी कहते कि ठीक है अभी हम कर देते हैं। तो भगवान शिव जी क्या करते हैं, अंतर ध्यान होते हैं, अदृश्य होते हैं, और जो सेठ जी होते हैं उसके पास जाते हैं और उसके कान में आकाशवाणी कराते हैं भी, जो पर्सन कल बाहर चाय का ठेला लगा के खड़ा होगा उसकी 100 करोड़ की लॉटरी निकलने वाली है। अब सेठ जी को लालच आ जाता है भी 100 करोड़ की लॉटरी। वो बाहर आता है फटाफट भाग के चाय वाले के पास और उसको कहता है भाई ऐसा कर, मैं ना तेरी हालत देख के मेरा दिल जो है वो बहुत मतलब जो है पिघल गया है, तो मैं अब तेरी हालत और नहीं देख सकता। ऐसा करते हैं हम ना इंटरचेंज कर लेते हैं भाई, आज से तेरा जो चाय का ठेला है वो मेरा हो जाता है और जो मेरी जो शोरूम है वो तेरा हो जाता है, ठीक है। वो कहता है सेठ जी ऐसे कैसे, मतलब आप तो बहुत गरीब आदमी हो, आप मेरे साथ ये एक्सचेंज क्यों कर रहे हैं। वो कहता है नहीं 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 चलो हो गया ठीक है। तो वो क्या करते हैं, जो भी उन्हें पेपर वर्क करना होता है वो कर लेते हैं, काम बन जाता है। अब कौन सा लॉटरी निकलने वाली होती है, वो तो भगवान शिव जी ने ऐसी आकाशवाणी की होती है। थोड़े दिनों के बाद फिर क्या होता है, फिर माता पार्वती और भगवान शिव जी जो हैं वो निकलते हैं दुनिया की सैर पे। तो वहां पे फिर वहीं आके रुक जाते हैं जहां पे पहले रुके थे। माता पार्वती फिर नीचे देखते हैं कि बेचारा जो है वो चाय का ठेला लगा के बैठा हुआ है और एक जो है वो अंदर शोरूम के अंदर बैठा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स के एसी के अंदर। माता पार्वती कहते हैं भगवान जी मैंने आपको कहा था कि दुनिया ठीक कीजिए,
ये क्या, ये फिर से एक पर्सन जो है वो चाय का ठेला लगा के बैठा हुआ है और फिर एक जो है वो शोरूम के अंदर बैठा हुआ है, ये क्या चक्कर है? भगवान शिव जी ने कहा माता पार्वती जी को कि पार्वती नीचे देखो ध्यान से, जो पर्सन पहले चाय का ठेला लगा के बैठा हुआ था अब वो शोरूम में बैठा हुआ है, और जो पहले शोरूम में बैठा था अब वो चाय का ठेला लगा के बैठा हुआ है। पार्वती जी ने कहा कि ये क्या सीन है, ये क्या चक्कर है? भगवान शिव जी ने कहा कि हमने अपनी तरफ से दुनिया को कुछ नहीं देना, हमने तो क्या करना है, एक से लेना है तो दूसरे को दे देना है, दूसरे से लिया तो तीसरे को दे देना है, तीसरे से लिया तो चौथे को दे देना है। मतलब कहने का ये हुआ कि पहले से लिया तो दूसरे को दे देंगे, दूसरे से लिया तो पहले को दे देंगे, तीसरे से लिया तो दूसरे को दे देंगे, दूसरे से लिया तो तीसरे को दे देंगे। हमने अपनी तरफ से इस दुनिया को कुछ नहीं देना, इससे ले लेना है, इसको दे देना है, इसको ले लिया, इसको दे दिया, बस हमने तो ऐसे चक्कर ही चला देना है। तो वहीं से कॉन्सेप्ट बना सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट। ये भगवान शिव क्या करते हैं, अपनी माया से चक्कर चलाते हैं। बात समझ में आई? तो ये है सर्कुलर फ्लो। यानी सर्कुलर फ्लो कब होगा, जब लोग जो हैं वो इंटरकनेक्टेड होंगे एक दूसरे के साथ, तभी उस इंटरकनेक्शन का फायदा उठा के एक सर्कल जो है वो बन सकता है। एक एग्जांपल हम और लेते हैं। एक बार क्या होता है कि एक फॉरेनर जो है वो इंडिया में आता है और इंडिया के एक बहुत ही बैकवर्ड से गांव के अंदर जो है वो चला जाता है, जहां पे लोग जो हैं वो बहुत गरीब होते हैं, उनकी हालत बहुत खराब होती है, तो वहां पे वो चला जाता है। ओके, तो वहां पे ना वो एक रिसर्च वर्क करने के लिए आया होता है, रात हो जाती है, तो वो कहता है कि अब रात हो गई है तो मुझे ना किसी होटल के अंदर चला जाना चाहिए। तो वो क्या करता है, एक होटल वाले के पास जाता है, होटल वाले को कहता है कि मुझे रात रुकने के लिए ना एक रूम चाहिए। होटल वाला कहता है कि 1000 रुपीज लगेंगे तो रूम मिलेगा। तो जो अमेरिकन होता है वो कहता है कि ठीक है, मैं आपको 1000 रुपीज दे दूंगा, बट ओनली ऑन द कंडीशन कि अगर मुझे रूम पसंद नहीं आया तो मैं पैसे वापस ले लूंगा। होटल वाला कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो होटल वाला क्या करता है, उसको रूम की कीज दे देता है और जो अमेरिकन है उसको 1000 रुपीज दे देता है। अमेरिकन जो है वो ऊपर चला जाता है रूम देखने के लिए कि मैं रूम चेक कराऊं कि अच्छा है या नहीं। होटल वाले को लगता है कि अब 1000 रुपीज तो आ गए हैं मेरे पास, है ना, अब अमेरिकन को रूम तो पसंद आ ही जाएगा, है ना। तो अब क्या हुआ कि सबसे पहले जो अमेरिकन था उसने क्या किया, जो होटल ऑनर था उसको क्या कर दिया, उसको 1000 रुपीज दे दिए, ठीक है। अब होटल ऑनर के पास 1000 रुपीज आ गए। अब होटल ऑनर के घर पे एक ना मेड काम करती होती है, अब उसने उसकी सैलरी देनी होती है। तो क्या करता है, वो कहता है 1000 रुपए आ गए, तो जो मेड है ना उसको क्या करते हैं, उसको हम पेमेंट कर देते हैं। तो वो क्या करता है, फटाफट ना मेड के पास जाता है, मेड को कहता है दे दे, मैंने तेरे 1000 रुपए देने थे, ये अपने 1000 रुपए पकड़, अपना जो है लोन उतर गया। तो वो 1000 रुपए आ जाते हैं मेड के पास। अब मेड के घर पे दूध आता होता है, तो उसने एक मिल्क सेलर जो है उसके 1000 रुपए देने होते हैं। तो अब उसको लगता है कि लो जी आज 1000 रुपए आ गए, तो क्या करें, जो दूध वाला है उसके 1000 रुपए दे देते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो फटाफट जाती है दूध वाले के पास, उसको कहते हैं भैया मैंने आपके 1000 रुपीज देने थे, ये अपने 1000 रुपीज पकड़िए, अपना लोन उतर गया। अब वो जो दूध वाला होता है उसके घर पे शादी हुई होती है किसी की, तो उसके जो गेस्ट हैं वो होटल वाले के पास ठहरे होते हैं। तो अब दूध वाले ने होटल वाले के पैसे देने होते हैं, तो वो कहते हैं चलो भी होटल वाले के पैसे दे आते हैं 1000 रुपए। तो वो क्या करता है, वो फटाफट होटल वाले के पास जाता है, उसको बोलता है कि देखो जी मेरे बेटे की शादी हुई थी और मेरे गेस्ट आपके होटल में ठहरे थे, मैंने आपके 1000 रुपीज देने थे, ठीक है, तो ये पकड़ो अपने 1000 रुपीज, अपना कर्जा उतर गया। ऊपर से क्या होता है, अमेरिकन आ जाता है, वो कहता है ना मुझे तो रूम पसंद नहीं आया, मैं तो मेरे पैसे वापस दे। अब होटल वाला क्या करता है, पैसे वापस किसको दे देता है, अमेरिकन को। अमेरिकन पैसे लेता है और चला जाता है। यानी अब क्या हुआ, अब सर्कल चला। ये यानी सबसे पहले अमेरिकन से पैसे गए होटल वाले के पास, होटल वाले से गए मेड के पास, मेड से गए दूध वाले के पास, दूध वाले से गए फिर होटल वाले के पास, होटल वाले से गए अमेरिकन के पास और अमेरिकन लेके चला गया। अब मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि पूरे दिन के अंदर किसी ने कुछ नहीं कमाया, पर सभी ने अपना अपना लोन निकाल दिया। कैसे निकाल दिया, ड्यू टू दिस सर्कल जो चला। हमने जो ये एक अमेरिकन लिया, एक हमने जो है ये होटल ऑनर लिया, एक हमने जो है मेड ली, और उसके बाद ये जो हमने मिल्क सेलर लिया, ये हमने 4 पर्सन्स को यहाँ पे इंक्लूड किया।
आप ये समझ लो कि ये जो चार हैं वो क्या हैं, वो हमारी इकोनॉमी के सेक्टर्स हैं। जैसे इन लोगों में आपस में जो इंटरडिपेंडेंस थी, यानी होटल वाला जो है वो अमेरिकन के पैसे पे डिपेंड कर रहा था, मेड होटल वाले के पैसे पे डिपेंड कर रही थी, मेड के पैसे पे मिल्क सेलर डिपेंड कर रहा था, ठीक है, फिर होटल वाला मिल्क सेलर के पैसे पे डिपेंड कर रहा था, फिर वो अमेरिकन पे आ रहा था। तो जैसे इनके अंदर एक सर्कल चला, वैसे ही जो डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी होते हैं उनके अंदर भी एक सर्कल चलता है आपस में। इस चीज का, इनकम का और आउटपुट का, उसी को हम कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट। ओके, अगर जो डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी हैं, अगर उनके अंदर ये इंटरडिपेंडेंस ना होती तो ये आपस में सर्कल जो है वो नहीं चलता। अब ये इंटरडिपेंडेंस क्यों है, पहले तो ये समझते हैं। देखिए, हम हमेशा से, जब से हमने ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट स्टार्ट किया है, हम बात कर रहे हैं कि हम ना मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पूरी की पूरी इकोनॉमी को, यानी इकोनॉमी एज अ होल को हम स्टडी करते हैं। अब सोचिए कि हाउ वी आर एबल टू स्टडी द इकोनॉमी एज अ होल व्हेन वी डोंट हैव द नॉलेज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी। आई एम यूजिंग द वर्ड स्ट्रक्चर। व्हाट इज मेंट बाय स्ट्रक्चर? देखिए, स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे हम आमतौर पे घर की बात कर लेते हैं तो हर घर का अपना एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे हम कहते हैं कि ये पोर्च है, ये लॉबी है, ये हमारा डाइनिंग हॉल है, ये हमारा बेडरूम है, ये किचन है, ये गेस्ट रूम है, ठीक है, ये वॉशरूम है, ये वॉशिंग एरिया है, ठीक है। जो हम बहुत सारे अपने जो हैं घर का एक स्ट्रक्चर रेडी करते हैं कि यहाँ पर हम डाइनिंग हॉल बनाएंगे, यहाँ पे हम बेडरूम बनाएंगे, यहाँ पे हम स्टोर बनाएंगे, यहाँ पे किचन बनेगा, यहाँ पे वॉशरूम्स बनेंगे, यहाँ पे जो है वो वॉशिंग एरिया बनेगा। तो हम एक स्ट्रक्चर रेडी करते हैं। वैसे ही हर एक इकोनॉमी का अपना एक स्ट्रक्चर होता है। जब तक हम एक घर के स्ट्रक्चर को नहीं समझते, अब सोचो, मान लीजिए कि आपने घर बना लिया, बाद में पता लगा लो जी वॉशरूम तो बनाया ही नहीं। अब अगर वॉशरूम नहीं बनाया होगा तो सुबह सुबह प्रॉब्लम हो जानी है, क्योंकि आपको साथ वाले पड़ोसी के घर पे जाना पड़ेगा। इसका मतलब अगर आपने घर का स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, जो उस घर के अंदर एक जनरल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, हमें उन सारी रिक्वायरमेंट को प्रॉपर्ली समझना पड़ेगा। कि अब एक घर के अंदर अब हमें पोर्च भी चाहिए, गाड़ी खड़ी करनी है, उसमें हमें लॉबी भी चाहिए, ठीक है, उसके अंदर जो है हमें किचन भी चाहिए, बेडरूम भी चाहिए, एक आधा गेस्ट रूम भी चाहिए, उसके अंदर हमें वॉशरूम भी चाहिए, हमें वॉशिंग एरिया भी चाहिए, हमें सारा कुछ चाहिए। तो हम जब भी घर बनाते हैं, हम इन जो डिफरेंट कंपोनेंट्स, आप स्ट्रक्चर नहीं समझ सकते तो आप कंपोनेंट समझ लीजिए कि हमें एक घर के अंदर ये जितने भी उसके कंपोनेंट्स होते हैं, हमें उन सारे कंपोनेंट्स को ध्यान में रखना पड़ता है। ओनली देन वी आर एबल टू मेक अ गुड हाउस, ठीक है। वैसे ही अगर हमने एक घर को समझना है तो उसके अलग अलग जो कंपोनेंट्स हैं उसको समझना जरूरी है। वैसे ही अगर हमने एक इकोनॉमी को समझना है तो उसके भी जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनको समझना जरूरी है। अगर हम इन कंपोनेंट्स को नहीं समझेंगे तो हम कभी भी किसी भी इकोनॉमी की फंक्शनिंग, आइदर इट इज अ डेवलप्ड इकोनॉमी और द डेवलपिंग इकोनॉमी और द अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, कुछ भी है, हम उसके जो स्ट्रक्चर है उसको हम नहीं समझ पाएंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी का मतलब क्या हुआ कि इकोनॉमी के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, दैट ऑल कॉन्स्टिट्यूट्स द स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी। एंड इफ वी वांट टू हैव अ नॉलेज अबाउट द स्ट्रक्चर, then it is must for us to know each and every component of that economy। हमारे लिए उसको समझना जो है वो जरूरी हो जाता है। तो जब भी हम किसी भी इकोनॉमी के स्ट्रक्चर या कंपोनेंट की बात करते हैं, उससे हमारा मतलब उस इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स से होता है। जैसे एक घर के अंदर किचन वो एक सेक्टर है, वॉशरूम एक सेक्टर है, बेडरूम एक सेक्टर है, वॉशिंग एरिया एक सेक्टर है, लॉबी एक सेक्टर है। वैसे ही इकोनॉमी के अंदर भी कुछ सेक्टर्स हुआ करते हैं। हम उन्हीं सेक्टर्स को जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी के तौर पे जो है वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वे जो स्ट्रक्चर है उसमें हम कौन कौन से जो सेक्टर्स हैं उसको हम इंक्लूड जो है वो किया करते हैं। अब वो सेक्टर्स कौन कौन से हैं, वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं।
वी स्टार्ट विद, सबसे पहले ना हम क्या करते हैं, हम इकोनॉमी को स्टार्ट करेंगे विद अ टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल। ठीक है, तो मिनिमम टू मिनिमम टू सेक्टर लेके चलेंगे इकोनॉमी से, ज्यादा से ज्यादा कितने होंगे वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम टू सेक्टर लेके चलते हैं। टू सेक्टर मतलब हम इसमें ये मान के चलेंगे कि हमारी इकोनॉमी के अंदर देयर आर ओनली टू सेक्टर्स। ठीक है, वो टू सेक्टर कौन कौन से हैं? फर्स्ट सेक्टर जो है उसको हम कहते हैं हाउस होल्ड सेक्टर, और जो सेकंड सेक्टर है उसको हम कहते हैं प्रोडक्शन सेक्टर। ठीक है, सबसे पहले हम इन्हीं दो सेक्टर की बात करेंगे, फिर जब एक सेक्टर और ऐड करेंगे, फिर एक और ऐड करेंगे, और फिर एक और ऐड करेंगे। सो अल्टीमेटली हम पहुंचेंगे 5 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल पे। ओके, बाद में मैं कहूंगा कि हाँ 5 है पर इसको 4 ही काउंट करते हैं, 5 नहीं करते। वो फिफ्थ वाले को हम क्यों बीच में ऐड कर देते हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग में हम यही मान के चलते हैं कि इकोनॉमी के अंदर क्या है, सिर्फ दो सेक्टर्स हैं हमारे पास, एक है हमारे पास हाउस होल्ड सेक्टर और एक है हमारे पास प्रोडक्शन सेक्टर। ठीक हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें एक सेक्टर और ऐड करेंगे। ठीक है, वो जो सेक्टर होगा उसको मैं नाम दूंगा गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक है, फिर इसमें एक सेक्टर हम और ऐड करेंगे जिसको हम नाम देंगे रेस्ट ऑफ वर्ल्ड सेक्टर। ठीक है, फिर एक सेक्टर और ऐड करेंगे जिसको हम नाम देंगे फाइनेंशियल सेक्टर। सो अल्टीमेटली हम 5 सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी की बात करेंगे, पर ये जो हमारा फिफ्थ सेक्टर होगा फाइनेंशियल सेक्टर, इसको हम एक इंडिपेंडेंट सेक्टर के तौर पे नहीं लेके चलेंगे, इसको हम 1, 2, 3 और 4 का एक कॉमन सेक्टर ले लेंगे। सो अल्टीमेटली जब भी हम सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी आपसे पूछे जाएं कि किसी भी इकोनॉमी के अंदर कितने सेक्टर्स होते हैं, सो देयर आर ओनली 4 सेक्टर्स। कौन कौन से? हाउस होल्ड, प्रोडक्शन, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ओवर। ये जो फाइनेंशियल सेक्टर है ये इन चारों सेक्टर्स के लिए एक कॉमन सेक्टर के तौर पे काम करता है, इसीलिए हम इसको एक इंडिपेंडेंट सेक्टर के तौर पे जो है वो नहीं लेके चलते। ओके, सो हम जब स्टार्ट करेंगे अपने अगले लेक्चर के अंदर सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी, सो विल स्टार्ट विद अ टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल, देन वी कम्स टू अनदर सेक्टर दैट इज government sector, then it becomes a 3 sector economy model, then we include rest of the world sector, then it becomes a 4 sector economy model। अब ये जो सेक्टर्स मैंने बनाए ये इस बेसिस पे बनाए कि ये जो सेक्टर्स हैं ये सारे के सारे एक दूसरे पर जो है वो डिपेंड करते हैं। जैसे जो प्रोडक्शन सेक्टर है वो हाउस होल्ड सेक्टर पे डिपेंड करता है, जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो प्रोडक्शन सेक्टर पे डिपेंड करता है, जो गवर्नमेंट है वो हाउस होल्ड पे डिपेंड करती है, जो हाउस होल्ड है वो गवर्नमेंट पे डिपेंड करते हैं, जो प्रोडक्शन है वो गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है, जो गवर्नमेंट है वो प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड हाउस होल्ड पे डिपेंड करता है, हाउस होल्ड सेक्टर रेस्ट ऑफ वर्ल्ड पे डिपेंड करता है, प्रोडक्शन सेक्टर रेस्ट ऑफ वर्ल्ड पे डिपेंड करता है, और ये सारे सेक्टर जो हैं वो फाइनेंशियल सेक्टर पे डिपेंड करते हैं। सो देयर इज इंटरडिपेंडेंस बिटवीन these 5 sectors, and only on the basis of this interdependence we are able to show a circular flow of income and output between these sectors of the economy. So this also constitutes the structure of the economy and also constitutes the sectors of the economy. So basically what we are trying to say that we have to show a circular flow of goods of income and output between household sector, production sector, government sector, rest of world sector and the financial sector. So these are the 5 sectors of the economy. अब इनके अंदर ये जो सर्कुलर फ्लो है वो कैसे चलता है वो हम अपने अगले लेक्चर के अंदर देखेंगे। आई होप कि आपको लेक्चर जो है वो समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो उसको जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जो है वो जरूर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जब भी कोई भी नया वीडियो जो है वो अपलोड किया जाए तो आपको नोटिफिकेशन जो है वो जरूर मिल जाए। अगर कोई डाउट है तो जरूर लिखिए, डाउट जरूर क्लियर होंगे आपके। तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर के अंदर। टिल देन इट्स गुड बाय फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच।